नमस्कार दोस्तों, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वक्फ कानून उसी स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में संसद से पास होने के एक दिन पहले था, यानी कि वक्फ संशोधन कानून आज की तारीख में अमल में नहीं है। तो कोई डीएम, कोई कट्टर सरकार किसी दरगाह, किसी ईदगाह, किसी मस्जिद, किसी मदरसे के कागज नहीं मांग सकती, कहीं पर भी कोई बुलडोजर नहीं चला सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से सवाल पूछने शुरू किए कि वक्फ बोर्ड के मुखिया को क्यों सरकार के अलावा कोई और हटा नहीं सकता, क्यों डीएम के हाथ में ही सारी पावर्स दे दी गई हैं, क्यों वक्फ बोर्डों में मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं को रखने का कानून बना दिया गया, क्या हिंदू मंदिरों की कमेटी में भी मुसलमानों को रखा जाएगा। दोस्तों, मुसलमानों से सरकार अंग्रेजों के जमाने से पहले बनी इमारतों के कागज मांगना चाह रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि आखिर जामा मस्जिद की रजिस्ट्री मुसलमान कहां से ले आएंगे, जब अंग्रेजों के जमाने से पहले जमीन या फिर वक्फ रजिस्टर करने का कानून ही नहीं था, तो वक्फ बाय यूजर का आखिर क्या मतलब है। तो सरकार बगले झांकने लगी। सरकार ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय जरूर दिया जाएगा, लेकिन तब तक आप किसी वक्फ संपत्ति को हाथ नहीं लगाएंगे। जो जैसा कानून बनने से पहले था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अभिषेक मनु सिंघवी को अपने इस वीडियो में लेकर आई हूं। वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस मुकदमे को लड़ रहे हैं। उनसे अच्छा इस केस को कोई और नहीं समझा सकता है। और दोस्तों, कैसे आज सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पैर उखड़ गए, इस मामले की जिरह कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुनिए जरा। उन्होंने जब वक्फ कमेटी में हिंदुओं को रखे जाने की बात उठाई तो क्या हुआ, सुनिए। 12-22 में से नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि है तो प्रावधान बड़ा लंबा चौड़ा और विकसित, लेकिन 22 टोटल हो सकते हैं, उसमें से 12 तक नॉन मुसलमान हो सकते हैं। केंद्रीय काउंसिल जो है वक्फ, जो दूसरा प्रावधान है 14 नंबर, वो बोर्ड्स के बारे में है। बोर्ड्स में 11 में से 7 नॉन मुसलमान हो सकते हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि अपनी संस्था को स्वायत्तता के साथ अपने समुदाय द्वारा, अपने धार्मिक वर्ग द्वारा चलाया जाए। वक्फ बिल के भीतर सरकार ने गजब चुटकुले शामिल किए हुए हैं। वक्फ कानून को अपने घर की जागीर कैसे बनाया, वो भी सुनिए जरा। बड़े अजीबोगरीब प्रावधान है। एक प्रावधान है कि अगर 100% हम लोग 100% लोग हैं, अविश्वास मत करें इस आदमी के ऊपर जो हमारा अध्यक्ष है, बोर्ड का अध्यक्ष ये है, हम लोग सब 100% अविश्वास मत डाल दें इसके ऊपर, उसको हटा नहीं सकते जब तक कि सरकार नहीं हटाए उसे। इसमें क्या गणतंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, स्वायत्त रहा, अपने आदमी को अपने आप चुनना या उस पर विश्वास होना कहाँ रहा। इसी प्रकार से सीईओ, ये मजाकिया प्रावधान है, मजाकिया है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ भी नॉन मुसलमान हो सकता है। सीईओ को आप कई नामों से बुला सकते हैं, जो मैनेजर कह लीजिए, जो दिन प्रतिदिन काम चलाता है। गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक होते हैं कई सीनियर वरिष्ठ, वो सिख ही नहीं हो। ये प्रावधान है सीईओ के बारे में। और ये बता दूं मैं आपको कि पहले सब प्रावधान इसमें विपरीत थे इसके। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, तो अभी तक जितना मैंने बोला उसमें 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है। आज अभी तक जितना मैंने बोला उस पर बात कर रहा हूँ, 9 पे और 14 पे, और कहा है कि 9 और 14 की जो आज की स्थिति है, अस्तित्व है, उसको आप अगली तारीख तक या आगे तक, जब तक की अनुमति नहीं आए कोर्ट की या बदलाव नहीं आए इस आंतरिक आदेश में, तब तक आप उनके अस्तित्व को नहीं बदल सकते। नियुक्तियां या रिक्त स्थान को भरना या अदला बदली करना नहीं कर सकते आप। तो इन 2 पे तो आज ही हो गया है। एक तीसरे मुद्दे पे आज और आंतरिक आदेश हुआ है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूज़र जो एक फ्रेज़ है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए,
एक डॉक्यूमेंट उपजाए और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूज़र को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूज़र का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं है, अगर आप कानून को पढ़ें जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूज़र, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। दोस्तों, वक्फ बिल पर आपने तमाम एनालिसिस सुने होंगे, लेकिन मैं गारंटी देती हूं कि प्रज्ञा के पन्ना पर मेरा ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वक्फ कानून नाम का जो जाल सरकार ने बुना है उसका एक एक सिरा सुलझाकर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा धैर्य से सुनेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप दोस्तों ये समझिए कि डीएम को कैसे बड़ी चालाकी से इस कानून में भगवान बना दिया गया है। ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ कहता है, जो हम अगली बार पक्ष रखेंगे उच्चतम न्यायालय के सामने। अभी हमने दलील की, उसमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। ये बड़ा रोचक पक्ष है। क्या है? मैं किसी कारण से, द्वेष से, प्यार से, गुस्से में, कैसे भी इनके बारे में और इनके वक्फ बारे में आरोप कर देता हूँ। एक बड़ी विस्तार से एक चिट्ठी लिख के कलेक्टर को भेज देता हूँ। कलेक्टर, जो कि पूरी तरह से सरकार का नुमाइंदा है, किसी भी कारण से उसको एक डिस्प्यूट करार कर देता है। विवाद शब्द इस्तेमाल है, विवाद। उसको कोई कारण देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी हास्यास्पद है विवाद, ये हो ही नहीं सकता इत्यादि। उसने उसको डिस्प्यूट करार किया। जैसे ही वो डिस्प्यूट करता है तो 3 प्रावधान आ जाते हैं, अजीबोगरीब प्रावधान। पहला प्रावधान कि जब तक वो कलेक्टर जो 100% सरकार का नुमाइंदा है वो उस विवाद को निर्णित नहीं करे, तब तक ये पक्ष जो मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी का है वो वक्फ नहीं माना जाएगा। वक्फ, वर्ड्स एग्जैक्ट पढ़ दूं मैं आपको, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वक्फ प्रॉपर्टी। जब तक कब? जब तक मैं कलेक्टर निर्णित कर रहा हूं। और याद रहे, कलेक्टर सिर्फ नुमाइंदा सरकार का नहीं है। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जहां पर सरकार ने ही वक्फ की ज़मीन पे इंक्रोचमेंट कर दिया है। इनका कहना है कि आप मेरी ज़मीन पे बैठे हो, उसी को विवाद बना के तब तक ये कंप्लेनेंट हैं, तो भी इन्हीं के विवाद के आधार पे इन्हीं की वक्फ प्रॉपर्टी नहीं में रहेगी जब तक विवाद नहीं निर्णित होगा। ये आपको विश्वास है तो आप उठा के पढ़ लीजिए। इसमें 3C कैपिटल 2 ब्रैकेट प्रोवाइजो। अब इसके 2 और परिणाम हैं। दूसरा परिणाम है कि अगर आप विवाद के अंदर हो तो अगर चाहे भी मिस्टर प्रतापगढ़ी तो भी जाकर इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते, क्योंकि विवादित है। तो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित है। जो ये एक्ट चाहता है कि रजिस्टर हो, लेकिन साथ साथ दूसरे आवाज में कहता है कि जब तक ये विवाद तब तक रजिस्टर नहीं कर सकते, कोई रजिस्टर करेगा नहीं। और तीसरा, जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप किसी कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। यह है 36 ब्रैकेट 7A ब्रैकेट 10, 2 है प्रावधान। अब देखिए, ये चक्रव्यूह जो बनाया है, ये पूरा चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु भी नहीं निकल सकता पहले तो। और उससे ऊपर मजाकिया है कि कलेक्टर को कोई समय सीमा नहीं जब तक विवाद निर्णित करे। तो इनके बच्चे और पोते भी उसको विवाद में तब तक वो वक्फ नहीं रहेगा। और विवाद का वक्फ नहीं रहेगा तो रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये प्रावधान हम बड़े मजबूती से रखने वाले हैं कोर्ट के सामने। और प्रावधान है जिनका मैं अभी आपको लिमिटेशन का और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट का, उसके बारे में आपको ट्रबल नहीं करूंगा। दोस्तों, समझ में आया
आपको कि वक्फ कानून का खेल है क्या? ये सारा मामला जमीन हथियाने का लग रहा है। सारा मामला मुसलमानों को मजबूत करने का नहीं दिखाई दे रहा है। सारा मामला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने का लग रहा है, क्योंकि निर्माण करके, उद्योग लगाकर या फिर जनता को रोजगार देकर के तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन नहीं सकते। इसके लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। इस मामले को कोर्ट ले जाने वाले याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को भी सुनिए। आज आपको उनको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का, और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मुहर लगाकर वक्फ बिल को कानून बनाया था, और अब 5 मई को 1 महीने के भीतर ही सीजेआई खन्ना इस पर तीसरी बार सुनवाई करने जा रहे हैं। दूसरी सुनवाई में सरकार के पैर उखड़ गए और ऐसा लग रहा है कि 13 मई को रिटायरमेंट से पहले ही इस पर कोई बहुत बड़ा फैसला देकर के ही सीजेआई साहब जाएंगे। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और इस कानून के खिलाफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से वक्फ बिल में जो क्या खामियां हैं वो सब कुछ समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पारदर्शी लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, उन्हें ट्रेंडिंग में लेकर जाते हैं, रोज ट्रेंड कराते हैं। अंत में प्रज्ञा मिश्रा का राम राम, तो अस्सलाम, जय हिंद, सत्यमेव जयते।